इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज पिप्पल, दिलशाद गार्डन से। मैं आपसे ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिनके आंकड़े पूरे भारतवर्ष के अंदर 99.9% सिद्ध होते हैं। और आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, और ये मुद्दा इतना पूरे देश के अंदर व्यापक रूप ले चुका है। हमारे बीच में है कालीचरण पिप्पल जी, जो कि एक IAS रिटायर्ड अधिकारी हैं, कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू चैनल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पूरे भारतवर्ष के अंदर OBC के साथ में SC समुदाय भी ये मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना होना जरूरी है, और सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। तो सर, जाति जनगणना को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, ये बहुत अच्छा इस समय मुद्दा है, और ये ज्वलंत मुद्दा है जाति जनगणना का। और ये आज से नहीं चल रहा, ये काफ़ी मतलब लंबे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ है उसी समय से इस मुद्दे पर बहस हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो जनगणना होती थी, तो ये जाति जनगणना कब से शुरू हुई, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। जाति जनगणना का जो मामला है, वो उसको समझने के लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक लिखी हुई किताब है, जिसको हिंदी में अछूत कौन और कैसे के नाम से है। उसमें उन्होंने लिखा है चैप्टर 9 में कि जो क्या नाम है, आगा खां, जो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर थे उस समय, उन्होंने अंग्रेज़ों से ये मांग की थी कि जातियों के आधार पर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। उस समय धर्म का आधार पर आंकड़े मिलते थे, लेकिन जातियों के आधार पर आंकड़े नहीं मिला करते थे। तो 2011 का जो सेंसस हुआ है, उसमें बाकायदा जातियों के आंकड़े, उनका परसेंटेज और उनकी स्थिति के बारे में पूरी जो जानकारी दी गई है, वो 1911 की पहली जनगणना में दी गई। उनका मकसद ये था कि वो चाहते थे कि बहुत सारी इस देश के अंदर ऐसी जातियां हैं, समुदाय हैं जो हिंदू नहीं हैं, तो धर्म के आधार पर जो जनगणना कराई जाती है उसमें उन जातियों को हिंदुओं में जोड़ दिया जाता है। तो आगा खां चाहते थे कि जो जातियां हिंदू नहीं हैं उनको हिंदुओं में नहीं जोड़ा जाए। तो ये बात जब ही हो सकती है जब जातियों का अलग अलग आंकड़ा प्रस्तुत किया जाए। तो उसमें शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, आदिवासी, उनको, और जो अनुसूचित जाति जिनको आज कहा जाता है, जो अछूत थे पहले, वो वर्ण व्यवस्था में हिंदुओं से बाहर हैं। हिंदुओं की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को रखा गया है वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि जो धर्म की रीढ़ है वो वर्ण व्यवस्था है। और उस वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र हैं वो सबसे निचला समुदाय है, जिनको शूद्र बोला जाता है। और अछूत जो हैं वो उन शूद्रों में नहीं आते हैं, वो शूद्रों की बाहर की कैटेगरी है, जिसको हम पंचम बोलते थे पहले। महात्मा गांधी ने भी उनको पंचम बोला है, उन्हीं को हरिजन बोला महात्मा गांधी ने, उन्हीं को गिरिजन बोला आदिवासियों के लिए। आदिवासी जो हैं उनको गिरिजन बोलते थे महात्मा गांधी, और जो अछूत होते हैं उनको हरिजन बोलते थे। तो वो हरिजन और गिरिजन हैं, ये इसलिए उनको बोला क्योंकि वो हिंदू धर्म से बाहर हैं। तो उनको उन्होंने उसमें फोल्ड में लाने के लिए ये बाकायदा उन्होंने एक पत्रिका निकाली हरिजन के नाम से, उसके ऊपर एक मूवमेंट चलाया। तो उन लोगों को वो हिंदू धर्म के साथ में जोड़ना चाहते थे उस समय महात्मा गांधी जी, क्योंकि उनको उनकी जो लड़ाई थी वो देश से अंग्रेज़ों को बाहर करने की लड़ाई थी, तो उसमें अपने को मजबूत करने के लिए वो उनको जोड़ना चाहते थे। लेकिन जो 2011 का 1911 की जो जनगणना हुई
उस जनगणना के आंकड़ों ने जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां जो आज हैं, इनको हिंदुओं से अलग किया हुआ है। उसका जो दर्शाया गया है, उनको हिंदू नहीं दर्शाया गया। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो जातियां हैं, ये बौद्धों से निकली हुई जातियां हैं। ये बौद्ध थे पहले, उनको अछूत माना गया आज। तो ये जो एक नया सवाल जो उसने उठाया है कि अछूत कौन थे, उनका कहने का मतलब है अछूत जो है पूर्व काल में बौद्ध थे, वही अछूत बना दिए गए बाद में। इसीलिए उनके पास संपत्ति नहीं है, क्योंकि बौद्धों में जो मॉन्क होते हैं वो संपत्ति नहीं रखते, और वो अपने परिवार का नाम भी नहीं रखते हैं, और वो हमेशा समाज से बाहर रहते हैं। तो उनके लिए गांव से बाहर मतलब रहते हैं अछूत। तो उनके पास संपत्ति कम होती है, ज़मीन नहीं होती है, और वो जो है अपना दूसरे का जो दे देते हैं दान के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो वो जो स्टेटस था उनका, राजा महाराजा और मतलब जो बड़े लोग होते थे, वो बौद्ध विहारों के लिए, बौद्ध मठों के लिए दान दिया करते थे, उसके ऊपर वो निर्भर रहा करते थे। जब बुद्धिज्म का जैसे ही अंत हुआ, उस समय मतलब उनको समाज में जब आत्मसात किया गया, तो उनकी स्थिति अछूतों जैसी बन गई, क्योंकि उन्होंने, ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके समकक्ष थे। ब्राह्मणों के समकक्ष जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था, ब्राह्मणों से भी ज़्यादा सम्मान था पहले। तो उनको वहाँ से जब धकेला गया, तो उनको अछूतों की श्रेणी में धकेला गया, क्योंकि वो ज्ञान दिया करते थे। वो सब टीचर होते थे, जो मॉन्क होते थे, वही पढ़ाया लिखाया करते थे। आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, आपका मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उसमें कौन प्रोफेसर होते थे? यही बुद्धिस्ट होते थे। और पूरे देश नहीं, विश्व के लोग मतलब वहाँ पढ़ने आया करते थे। बाद में इनको शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया। जब अछूत बने तो इनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और इनको जो मदद करने वाले लोग थे, वो शूद्र हुआ करते। तो शूद्र राजा होते थे पहले, क्षत्रिय उनको बोला गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी किताब लिखी है कि शूद्र कौन थे। ये दूसरी किताब है बाबा साहब की, 46 में लिखा है, 1946 में। उसमें ये लिखा है कि जो शूद्र हैं आज के, यही पहले के पूर्व काल के क्षत्रिय हैं, यही राजकाज इनके हाथ में होता था। तो ये राजकाज करने वाले लोग हैं, ये मॉन्क लोग होते थे अछूत, उनके लिए दान दिया करते थे। तो दान देने वालों के पास भी कुछ नहीं रहा, वो मजदूर बन गए, वो जो है दूसरों का पानी भरने लगे। तो उनकी सेवा करने वाले लोग शूद्र जो थे, शूद्रों का मतलब है जो तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनकी सेवा करने वाले शूद्र हैं। तो जो राजा हुआ करते थे, वो शूद्र बन के उनको सेवा करने वाले बन गए। और जो मॉन्क हुआ करते थे, जो उनके मतलब उसमें पुजारी हुआ करते थे, जो सबसे ज़्यादा पूजनीय हुआ करते थे, उनको मतलब अछूत बना दिया गया। तो ये व्यवस्था का बहुत बड़ा परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन। तो ये सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो मान्यवर काशीराम जी ने चलाया है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, वो उस आंदोलन में मतलब ऐड होता है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक आंदोलन के तहत उनको एक वोट का अधिकार दिया। तो अब जो समय है, आज़ादी के बाद में समय बदल गया, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज जाने के बाद में अब इनको वोटिंग राइट मिल गया। मतलब पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए एक वोट का अधिकार मिल गया। यानी वोट के नाम पर सभी लोग समान हैं भारत में, और कोई ऐसा आधार नहीं है जहाँ पर समानता हो सभी लोगों में। लेकिन सिर्फ एकमात्र लोकतांत्रिक अधिकार, वोट का अधिकार एक ऐसा है यहाँ पर सबकी वैल्यू बराबर है। राजा भी मतलब एक वोट का अधिकारी है, और जो गरीब है वो भी एक वोट का अधिकारी है, और अमीर है चाहे मतलब टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी, ये भी एक वोट देंगे, ज़्यादा नहीं दे सकते। और जो गरीब है, उनके मजदूर काम करते हैं, वो भी एक वोट का अधिकार देंगे। यहाँ पर मतलब बराबर हैं। धन के मामले में एक मतलब अडानी है, और एक वो है जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है। जो सरकार 5 किलो अनाज देती है, 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए इस देश के अंदर जहाँ सरकार के 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है। वो अपना पेट भरने के लिए मुसीबत में है। पेट भरने के लिए उन्हें सरकार की मदद चाहिए, जो अपनी मदद नहीं कर सकते। काशीराम साहब चाहते थे कि ये भारत के लोग आत्मनिर्भर हों, और ये आज की सरकार चाहती है कि भारत के लोग सरकार के ऊपर निर्भर हो जाएं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने की ज़रूरत है। जो निर्भर समाज है, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निर्भर हैं 5 किलो अनाज के ऊपर, और वो उसके बिना उनका पेट नहीं भर सकता। लेकिन काशीराम साहब चाहते थे कि ये अपना भी पेट भरें और दूसरों का भी पेट भरें, और देश के विकास में जो है भागीदार बने। लेकिन आज वो 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है। तो कितना बड़ा मतलब परिवर्तन की ज़रूरत है, आर्थिक मुक्ति की ज़रूरत है,
कि जिनके चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनके बिना उनका पेट नहीं भर सकता इस समाज का, जो कभी इस देश के राजा हुआ करते थे, इस देश के मतलब गुरु होते थे, धर्म गुरु होते थे, तो धर्म गुरु की स्थिति आज मतलब अछूतों जैसी हो गई। और जो कल के राजा थे, जो शूद्र थे, उनकी स्थिति मजदूरों जैसी होगी, 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हो गए आज। तो ये दुर्गति जो हुई है, इस दुर्गति को बदलने के लिए काशीराम साहब ने इनको दोनों को जोड़ करके, यानी अछूतों के लिए और जो गिरिजन और हरिजन जिनको कहा था गांधी जी ने, उनको भी जोड़ करके उन्होंने इसको बहुजन समाज का नाम दिया। बहुजन समाज जो है एक जमात है, बहुत बड़ी जमात है, जो मतलब एक ताकत पैदा करती है लोकतंत्र में। जब ये सब लोग मिल जाएंगे और जब वोट की ताकत होगी तो इनकी 100 में से 85 ताकत होती है। और अगर ये अलग अलग जातियों में बढ़ जाते हैं तो इनकी ताकत जो 0 हो जाती है। ये एक भी MLA MP नहीं जिता सकते अपनी जाति के दम पर। और जमात बन जाती है अगर बहुजन समाज, तो ये सारे, इनके अलावा कोई MP जीत ही नहीं सकता भारत के अंदर। ना MLA जीत सकता है, ना विधान परिषद का सदस्य जीत सकता है, ना मतलब नगर पालिका का सदस्य जीत सकता है, ना पंचायत का सदस्य जीत सकता है। ये मतलब जो लोकतंत्र में जनसंख्या का कमाल है। तो जाति जनगणना जो है इस कमाल के साथ जुड़ी हुई है। लोकतंत्र में जो जनसंख्या का कमाल है कि जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसका राजकाज होता है, उसकी सत्ता होती है। तो इसमें यह नहीं है कौन सी छोटी जात है बड़ी जात है। लोग सवाल उठाते हैं कि छोटी छोटी जातियां, उनका क्या होगा। भाई छोटी जातियों का नाम ही नहीं है, वो सब बहुजन बन जाएंगे ना भाई। अगर अब RSS क्या चाहता है, RSS ये चाहता है कि इन सबको मिला करके हिंदू बना दिया जाए, मुसलमानों को आउटकास्ट कर दिया जाए, क्रिश्चियन को आउटकास्ट कर दिया जाए और इनको सबको हिंदू बना दिया जाए। उसमें दलित को भी जोड़ा जाए और मतलब गिरिजन को भी जोड़ लिया जाए। हरिजन गिरिजन जो थे गांधी जी के, उनको जोड़ करके वो मतलब उसको हिंदू बनाना चाहते हैं। और हिंदू जो है आपस में भेदभाव करता है। जो हिंदू का मतलब ये है कि ब्राह्मणों के सोशल ऑर्डर के नीचे हिंदू रहता है। मंदिरों का मालिक कौन है, मंदिरों के ऊपर मतलब कौन रहता है, ब्राह्मण रहते हैं। और उसके ऊपर कौन रहता है, जो इंडस्ट्री है देश की, उसके ऊपर मतलब यहाँ का जो सेठ साहूकार हैं उनके हाथ में है इंडस्ट्री। जो ज़मीन है वो किसके हाथ में है, वो जो कल तक जमींदार थे, जमींदारों के हाथ में आज भी ज़मीन है, तो ज़मीन उनके हाथ में है। इंडस्ट्री दूसरी जाति के हाथ में है। तो जो वर्ण व्यवस्था में जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बोला जाता है, तो सारी मतलब जो संपत्ति है, सारी अर्थव्यवस्था है और सारी आपकी धर्म की व्यवस्था है, वो इन्हीं तीनों वर्गों के हाथ में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हाथ में। तो चाहे तो आप शूद्र बोल लो, जिसकी आबादी कितनी है शूद्र की, 52%, जिसको आज OBC बोला जाता है। जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन में इसी शूद्र के लिए OBC बोला गया। तो OBC में जब जाट भी आ गए, OBC के अंदर पटेल भी आ गए गुजरात के, OBC के अंदर कम्मा भी आ गए, OBC के अंदर रेड्डी भी आ गए, OBC के अंदर जो मराठे भी आ गए महाराष्ट्र के। तो ये जो जातियां हैं ये उस समय मतलब इनको हिंदुओं की मतलब एक सोशल फोर्स मानी जाती थी। ये लड़ाकू जातियां हैं। अब इन जातियों को भी उन्होंने शूद्र बोल दिया है, इन जातियों को भी शूद्र बोल दिया है इनके धर्म ने। तो इसलिए काशीराम साहब ने कहा कि ये तो छोटू राम जी ने ही मतलब इनको कहा था। जब उनको टिकट मिली थी लाहौर, मतलब उसमें गवर्नमेंट में जब वो मंत्री थे अंग्रेज़ों के समय में, तो उस समय उनको लिखा जाता था उसके आगे शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जब टिकट दी जाती थी तो उनके कॉलम में, अब आप निकाल के देखें गजेटियर, जो सर छोटू राम जाट थे उसके कॉलम में लिखा हुआ है शूद्र। तो काशीराम साहब ने जब देखा, उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया कि जाट जो शूद्र हैं, चूँकि छोटू राम के कॉलम में शूद्र लिखा हुआ है। तो इसलिए मतलब उनको मंडल कमीशन ने शूद्र माना और इनको गिनती उनको शूद्रों में की गई। ट्रांजिटरी कास्ट है लेकिन शूद्र में है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो जातियां हैं जिनको मंडल कमीशन ने, जो आपका 1931 का लास्ट जनगणना हुई है, उस जनगणना में जातियों के आंकड़े वहाँ से लिए उन्होंने मंडल कमीशन ने। तो मंडल कमीशन ने कहा कि 52% जो जातियां हैं वो शूद्र जातियां हैं, वो OBC में आएंगी, अन्य पिछड़ा वर्ग। सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं जाति जनगणना का और होनी चाहिए, तो सर मेरा मानना है जैसे और पार्टियां भी हैं, तो इस समय बसपा का क्या रुख है जाति जनगणना को लेकर? देखिए, जो जहाँ तक बसपा की बात है, तो उन्होंने जब मंडल कमीशन जो था उससे पहले एक काका कालेलकर आयोग कमीशन बैठा था। बाबा साहब ने भी डिमांड करी थी कि इनकी जनगणना होनी चाहिए जो रह गए हैं जी। 1951 में ये पास हुआ, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, कि अनुसूचित जातियों की जनगणना होगी
उनके आर्थिक स्थिति की मतलब जो है जांच की जाएगी कि बदले हैं कि नहीं बदले हैं। और जो दलित हैं, इसके अलावा जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति बोला जाता है, उनकी भी जांच होगी, उनकी जनगणना होगी। तो सेंसस जो हर 10 साल में होता है और हर 10 साल में मतलब उनकी जांच होती है, अनुसूचित जातियों का स्टेटस कितना बदला है, उनकी मतलब एजुकेशन का कितना बदलाव हुआ, आर्थिक स्थिति कितनी बदली है, उनके अन्याय अत्याचार तो नहीं हो रहे उनके ऊपर। तो ये सब जांच जो की जाती है हर 10 साल के बाद में। तो ये पैरामीटर नापने का एक साधन है। तो अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को आरक्षण भी पहले ही मिला है। जब उनकी आबादी की मतलब गिनती होती है, उनको आरक्षण भी दिया गया है। तो आरक्षण के उनको लाभ जो मिला है, उससे उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ है, इसकी जांच करने के लिए समय समय पर, जैसे बीमारी है आदमी की और बीमारी के लिए दवाई दे रहे हैं, और दवाई देने के लिए फिर जांच होती है उसके बाद में, कि दवाई देने के बाद में जांच में कितना मतलब उसका सुधार हुआ है, वो जो चीज़ें उनका जो नेगेटिविटी थी वो कितनी मतलब दूर हुई है उसकी। तो यही जांच करने के लिए आर्थिक स्थिति की जांच होती है, सामाजिक स्थिति की जांच होती है। सर मेरा क्वेश्चन था, बसपा का क्या रोल है जाति गणना को लेकर? वही मैं कहने जा रहा था कि उस समय काशीराम जी ने, जो बसपा के संस्थापक हैं, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि वो जो नहीं हो पाई है, जो क्या नाम है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट से पहले जो काका कालेल की रिपोर्ट जो है, वो जो है उन्होंने मतलब जो लागू नहीं करी, उसके बदले 1977 में 79 में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो उसमें गृह मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उस समय ये विधेयक आया, पास किया गया ये प्रस्ताव कि दूसरी जनगणना होगी, उसको रद्दी खाते में डाल दिया काका कालेल का, मंडल कमीशन की जनगणना हुई। तो जनगणना होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको रद्दी खाते में डाल दिया जनगणना को, जैसे अभी डाल दिया ना 14 की जनगणना को। जी जी जी। ऐसे ही मतलब वो क्या नाम है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी उन्होंने रद्दी में डाल दिया। तो काशीराम साहब के पास में वामसेप का एक मूवमेंट था, उस समय बीएसपी भी नहीं बनी थी और DS4 भी नहीं थी, लेकिन चूंकि वामसेप 78 में ही बन गई थी, जो पढ़े लिखे कर्मचारियों का संगठन था, उसके तले मतलब उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाए। तो 1980 में वो रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत की गई, वहाँ पे आंकड़े आए। तो वो रुख जो है किसका था, डिमांड किसकी थी, मान्यवर कांशीराम साहब की, पढ़े लिखे कर्मचारियों के संगठन के द्वारा वो मांग की गई। और 90 में मतलब उन्होंने ये रिपोर्ट जब मतलब आ गई थी, बाद में इंदिरा गांधी फिर से मतलब प्रधानमंत्री बन गई, तो उन्होंने फिर से मतलब उसको रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो इसलिए काशीराम साहब ने कहा कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक ये रिपोर्ट मंडल कमीशन की लागू नहीं होगी। इसलिए उन्होंने देवीलाल साहब के साथ पैक्ट किया, आपने BP सिंह के साथ में वो किया, इलेक्शन लड़ा, और उन्होंने पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया इस तरह का कि मतलब उसके ऊपर दबाव बनाया जाए। तो दबाव बनाया गया, तब तक बहुजन समाज पार्टी 1984 में बन चुकी थी। तो उन्होंने बोट क्लब के ऊपर BP सिंह की सरकार जब बनी तो एक धरना प्रदर्शन किया, और उसका नारा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अब ये जाति जनगणना जो हो रही है, इसको ये लोग कह रहे हैं ये मंडल 2 है। जैसे बवाल जो है मंडल 1 में खड़ा हुआ 1990 में लागू करते ही OBC इकट्ठे हो गए और उन्होंने कांग्रेस के हाथ से सरकार छीन ली। इसी तरह से कहीं ऐसा ना हो, ये जो BJP है, ये कांग्रेस के जो उस समय का जो मनुवादी रूप था, वही रूप इस समय है। उस समय वो OBC को कुछ नहीं देना चाहती थी, और आज मतलब ये सरकार है जिसमें OBC का ही प्रधानमंत्री है, वो भी OBC को नहीं देना चाहती उसके हक अधिकार। तो OBC के हक अधिकार अगर मिलने हैं तो उसका आंकड़ा भी तो चाहिए, तो आंकड़ा जाति जनगणना में मिलेगा। तो SC का आंकड़ा है, ST का आंकड़ा है, लेकिन उसके साथ OBC का आंकड़ा नहीं है, और उसकी 52% आबादी है। तो इसलिए लीगली मतलब इनके लिए अधिकार नहीं मिल पा रहे। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, उससे आपने बहुत बड़ा कर दिया। इस समय बसपा का क्या रुख है सर? देखिए अभी बहन जी, मैं सीधी बात करूं, बहन जी का क्या रुख है? देखिए माननीय काशीराम साहब ने मंडल कमीशन का सपोर्ट किया, उसके बाद में बहन जी उनकी मतलब क्या नाम है, उत्तराधिकारी हैं। अभी उन्होंने 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस करी, बसपा की गिरती हुई स्थिति है, तो उन्होंने काशीराम साहब की काफ़ी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि वो जो करते थे बिल्कुल सही करते थे, कि अपने घर परिवार से उन्होंने नाता नहीं रखा, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बढ़ रही थी। मैंने मतलब अपने घर परिवार से जैसे नाता जोड़ा, संपत्ति से नाता जोड़ा, तो ये मेरा जो है जो वोट कम हो गया, बहुत तेज़ी से गिरने लगा और समाज मेरा हटने लगा। तो इसलिए मैं उसको त्याग करती हूँ,
अब मैं काशीराम जी के नक्शे कदम पर रखूँगी, मेरा भी जो परिवार है वो बहुजन समाजी होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से मान्यवर काशीराम साहब ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू करवा के ओबीसी के लिए हक दिलवाए हैं, जाटों तक के लिए आरक्षण दिया बहन जी ने जब इनकी सरकार बनी, तो इसलिए मैं इस जाति जनगणना को कराने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा दूंगी। और जब तक मतलब जाति जनगणना नहीं होगी तब तक बीएसपी चैन से नहीं बैठेगी। ये बहन जी ने बोला है 17 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा विस्तार से बताया और ये आपने ये भी क्लियर कर दिया कि बहन कुमारी मायावती जी भी आरक्षण के पक्ष में है, जाति गणना के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।